नमस्कार साथियों, T4 टीचर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वर्ग 2 गणित के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में आज हम 11 महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। अपने बाकी सभी साथियों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न संख्या 1 की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल है, प्रथम 5 धन रूट जिसको अभाज्य संख्या कहा जाता है, 5 धन रूट अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? पहले सवाल में हमको ये बताना है। तो साथियों, पहले 5 अभाज्य संख्याओं का योग बोला है, तो पहली अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3 होती है। 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या 5 होगी। 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या 7 होगी और 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या 11 होगी। ये 5 अभाज्य संख्या हो गई है। इनका योग करना है तो इन सभी को जोड़ देंगे। तो 3 और 2 5, 5 5 10, 10 और 10 20 और 8 28। इन सभी का योग जो आएगा साथियों वो 28 आ जाएगा। अर्थात हमारी जो 5 अभाज्य संख्या है, रूढ़ संख्या है, इनका योग कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। पहले सवाल का राइट आंसर ऑप्शन क्रमांक सी हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेंगे। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 दे रखा है, यदि m अनुपात n का मान हमारे यहाँ पर 3:2 है तो हमें बताना है कि 4m प्लस 5n अनुपात 4m माइनस 5n का मान क्या होगा। अर्थात ये यहाँ पर सवाल ये कह रहा है कि m का मान कितना है? 3 है। n का मान कितना है? 2 है। ये जो दे रखा है अनुपात में, इसमें मान रख देंगे तो 4 गुणित m का मान कितना है? 3 प्लस 5 गुणित n का मान 2। अनुपात का मतलब बटे में होता है। 4m तो 4 इंटू 3 माइनस 5 इंटू n मतलब 2। ठीक है, n की जगह कितना रखना है? 2 रखना है। तो इसको सरल करेंगे तो 4 तिया 12 प्लस 5 दूना 10 और बटे में 4 तिया 12 माइनस 5 दूना 10। तो 12 और 10 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 12 में से 10 घटाया 2 बचेगा। ये 2 से कट जाएगा 11 बार। ये 2 एक बार में कटेगा। अर्थात m और n का अनुपात कितना हो जाएगा? 11:1 हो जाएगा। अर्थात m और n का जो अनुपात होगा वो ऑप्शन नंबर डी में 11:1 दे रखा है। यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प डी हमारे सवाल का करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेंगे। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 दे रखा है, एक आयत का क्षेत्रफल हमें 128 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। आगे कहा है यदि इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी है तो इसका परिमाप क्या होगा। यहाँ पर जो हमें दे रखा है उसको लिखेंगे। सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल हमें दे रखा है तो हम सबसे पहले लिखने वाले हैं आयत का क्षेत्रफल। और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ये आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। आयत का क्षेत्रफल हमें 128 दे रखा है, लिख देंगे बराबर। आगे कहा है यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी है तो साथियों यहाँ पर यदि हम चौड़ाई को x मान लेते हैं तो x की 2 गुनी अर्थात लंबाई 2x हो जाएगी। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको सरल करेंगे, ये हो जाएगा 128 बराबर 2x का x से गुणा 2x की घात 2 हो जाएगा। 2 से ये कट जाएगा कितनी बार में? 64 बार में। 64 को हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इधर x स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। यहाँ से x का मान कितना आ गया? 8 आ गया। x का मान 8 आ गया। अर्थात चौड़ाई जो हमने x मानी थी तो यहाँ से चौड़ाई के स्थान पर x का मान रख देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अर्थात हमारी जो चौड़ाई होगी वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसी प्रकार से लंबाई लंबाई 2x थी, x का मान रखेंगे तो 2 गुणित 8। तो यहाँ से लंबाई कितनी निकल के आ गई? 8 दूना 16 सेंटीमीटर लंबाई हो गई। हमें इस सवाल में परिमाप पूछा था तो हम यहाँ पर लिख देंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप और आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास 16 है,
चौड़ाई हमारे पास 8 है, इसको सरल कर लेंगे तो 2 गुणित 16 और 8 कितना हो जाएगा, 16 और 4 20 और 4 24, तो 2 गुणित 24, 24 का डबल कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 सेंटीमीटर जो होगा वो हमारा परिमाप आ जाएगा, अर्थात हमारे इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 48 सेंटीमीटर हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए सवाल नंबर 4 की ओर। सवाल नंबर 4 में देखिए, हमको बताना है 729 मिलीग्राम बराबर खालिस्तान ग्राम, 729 मिलीग्राम कितने ग्राम के बराबर होगा। यहाँ पर किसी भी इकाई को किसी भी इकाई में बदलने के लिए हमें एक चीज याद रखना है। सबसे पहले आता है मिली, उसके बाद आता है सेंटी, उसके बाद आएगा मिली सेंटी डेसी, फिर आता है ग्राम, उसके बाद आएगा ग्राम, लीटर और मीटर, जो भी आपको दे रखा है तीनों में से। उसके बाद आता है डेका, डेका के बाद आएगा हेक्टो, और हेक्टो के बाद आएगा आखिरी में किलो। ठीक है, ये क्रम आपको याद रखना है। सवाल में हमको मिलीग्राम से ग्राम की ओर बढ़ना है। मिलीग्राम यहाँ है, मिली यहाँ से ग्राम यहाँ आना है, अर्थात इस दिशा में जब राइट साइड में हम जाते हैं तो क्या होता है, भाग होता है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ एक स्टेप आएंगे तो 10 का भाग, 2 स्टेप आएंगे तो 10 और जुड़ जाएगा इसमें, मतलब 100 का भाग। यहाँ से यहाँ आएंगे तो 10 का, हर स्टेप 10 की होगी, तो 3 जीरो यहाँ पर, अर्थात 1000 का इसमें भाग दे देंगे। तो मिलीग्राम में हमारे पास वैल्यू है 729, इसमें हमको भाग देना है 1000 का, तो 1000 में 3 जीरो है तो दशमलव 3 अंकों के बाद लगेगा, अर्थात हमारा जो मान होगा वो हो जाएगा 0.729, 0.729 हमारा राइट आंसर कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर इस सवाल का रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न क्रमांक 5 है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो ये छोटी संख्या है, बड़ी आसानी से हम निकाल लेंगे। 96 में 2 से भाग देंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, 48 बार जाएगा। फिर से 2 से भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 24 बार जाएगा। फिर से 2 से भाग देंगे 12 बार जाएगा। 2 से भाग देंगे 6 बार जाएगा। 2 से भाग देंगे 3 बार जाएगा। अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का ही जाएगा, 3 एकम 3। तो हमारे जो गुणनखंड आए हैं, 2 कितने बार है, 5 बार 2 है, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 और 1 बार 3 है, तो 2 कितने बार है, 5 बार है, तो हम 2 की घात 5 लिख सकते हैं, और 3 1 बार है इसलिए इसको 3 ऐसा कैसा रहने देंगे। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 की घात 5 गुणित 3। ये कौन से ऑप्शन में हमको दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे ये हमारा ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, अर्थात प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर अगला देखते हैं, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में हमें दे रखा है 8 संख्याओं का औसत 56 है। 8 संख्याओं का औसत हमें 56 दे रखा है। आगे कहा है 3 संख्याएं क्रमशः 49, 57 तथा 72 है, तो शेष 5 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 8 संख्याओं का औसत दे रखा है, तो 8 गुणित अगर 56 कर लेंगे तो कुल अंक कुल आ जाएगा अपने पास, तो इसका गुणा करेंगे तो 8 छंग 48 का 8, 4 बचे 8 पंच 40 और 4 44, कुल कितना हो गया, 448 हो गया। ठीक है, अब 3 संख्याओं का योग निकाल लेंगे, तो हमें 3 संख्याएं दे रखी है, तो हमने लिखा 3 संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का योग। पहली संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर 3 संख्या हमें 49, अगली संख्या है 57, अगली संख्या है 72। इन सभी को जोड़ लेंगे तो इन सभी का योग कितना हो जाएगा, तो 9 और 7 कितना हो गया, 16 और 2 18 का 8, हंसिल आया 1, 5 और 5 10 और 7 कितना हो गया, 17 हो गया। इन तीनों का योग कितना आ गया, 178 आ गया। अब 5 संख्याओं का योग हम क्या निकालेंगे, 5 संख्याओं का योग निकालने के लिए
क्या करेंगे, जो कुल है 448, इसमें से तीन संख्याओं का योग जो है 178, इसको घटा देंगे तो हमने लिखा 5 संख्याओं का योग। ये निकालने के लिए कुल है हमारे पास 448, इसमें से 178 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 में से 8 गया 0, यहाँ पर 4 मतलब 14, 14 में से 7 गया तो 7, 3 में से 1 गया तो 2, तो 5 संख्याओं का योग कितना हो गया, 270 हो गया। हमको सवाल में 5 संख्याओं का औसत बोला है, तो 270 में क्या कर देंगे, 5 संख्याओं का औसत निकालना है, 5 से भाग दे देंगे तो 5 5 25, 2 बचा 20 हो गया, 5 चौक 20, अर्थात 5 संख्याओं का जो औसत होगा वो 54 हो जाएगा। 54, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर इस सवाल का रहेगा। क्लियर है, तो 54 हमारा राइट आंसर इस सवाल का हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेंगे, सवाल नंबर 7। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8,000 रुपये है, जिसे 7,200 रुपये में बेचा जाता है, तो छूट प्रतिशत क्या होगा। साथियों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों तक। प्रश्न संख्या 7 में हमें बोला है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8,000 रुपये है और जिसको 7,200 रुपये में बेचा जाता है, छूट कितनी हो रही है। सबसे पहले तो हमको छूट निकालना पड़ेगी। तो साथियों यहाँ पर 8,000 रुपये उसके ऊपर अंकित मूल्य है, लेकिन बेचा कितने में जा रहा है, 7,200 में उसको बेचा जा रहा है, मतलब छूट कितने रुपए की है। तो यहाँ सीधा सीधा हमको दिख रहा है कि 800 रुपये की हमको छूट मिल रही है, लेकिन छूट को प्रतिशत में निकालना है। तो छूट प्रतिशत निकालने के लिए, छूट प्रतिशत निकालने के लिए जितने रुपए की छूट मिल रही है उसको ऊपर रखेंगे। छूट किसके ऊपर मिल रही है, तो अंकित मूल्य के ऊपर मिल रही है, इसलिए बटे में 8,000 लिख देंगे क्योंकि अंकित मूल्य 8,000 है, और गुणा कर देंगे 100 से, इसको सरल कर देंगे तो यहाँ पर 2 जीरो से इसकी 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 8 से 80 10 बार में कट जाएगा, तो हमारा छूट प्रतिशत कितना हो जाएगा, 10% जो होगी वो हमारी छूट प्रतिशत हो जाएगी। अर्थात सवाल नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो 10%, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, आया समझ में। कोई दिक्कत अगर हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 540 है। यदि उनमें से एक संख्या यहाँ पर 60 दे रखी है तो हमको दूसरी संख्या बताना है। तो साथियों दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, एलसीएम गुणित एचसीएफ के बराबर होता है। एक संख्या 60 है, दूसरी संख्या निकालना है, x मान लेंगे, और एलसीएम और एचसीएफ मतलब इन दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है, 540 आ रहा है। अर्थात एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू कितनी है, 540 है। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो 540 के बटे में 60 आ जाएगा, 0 से 0 गया, 6 नमा की 54, अर्थात यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अर्थात दूसरी संख्या जो होगी साथियों वो कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। राइट आंसर हमारे इस सवाल का ऑप्शन डी 9 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला सवाल लेंगे, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में दे रखा है, करने की कोशिश करिएगा। यदि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 4 तथा 3 है तो त्रिभुज का कर्ण क्या होगा। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। अर्थात यहाँ पर ये इसका लंब होता है, ये इसका कर्ण होता है, और ये इसका आधार होता है। ठीक है, यहाँ पर हमको कर्ण निकालना है। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ रखी है, इस सवाल को हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं ट्रिपलेट की सहायता से। 3 4 और 5 का एक ट्रिपलेट होता है, दो भुजाएं हमें 3 और 4 दे रखी है, तो तीसरी भुजा 5 होगी। ये आप शॉर्टकट के माध्यम से, ट्रिपलेट के माध्यम से बता सकते हैं। बेसिक भी मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है,
शेष दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। अर्थात कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होगा? लंब का स्क्वायर धन आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ पर दो भुजाएं हमें दे रखी है 4 और 3। लंबाई का लंबा अपना 4 है, 4 का स्क्वायर, आधार हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे 25 आ जाएगा। 25 जो है 5 का स्क्वायर होता है, इधर कर्ण का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, अर्थात यहाँ से कर्ण का जो मान आएगा वो 5 सेंटीमीटर या 5 हो जाएगा, जो भी इकाई नहीं दे रखी है इसमें। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ रहेगा। कर्ण का मान कितना आ गया? 5 आ गया। 5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और एक और जो मैंने शॉर्टकट बताया था, जो कि बेसिक ट्रिपलेट होता है, बेसिक ट्रिपलेट शॉर्टकट अपन देख सकते हैं इसको। ट्रिपलेट अगर 3 4 तो तीसरी भुजा 5 होगी, इसको दोगुना कर दीजिए। अगर एक भुजा 6 है, दूसरी भुजा अगर 8 है, तो तीसरी भुजा कितनी होगी? 10 होगी। तो ये शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से भी आप इस प्रकार से सवालों को हल कर सकते हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर 5 हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10, 129 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो 129 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 129 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित, ऐसे कहाँ तक जाएगी संख्या? 129 तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी? 129 तक जाएगी। अब किसी भी संख्या में शून्यों की संख्या अर्थात 2 और 5 कितनी बार आएगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब इस संख्या में 2 तो बहुत बार आएगा, लेकिन हम 5 निकाल सकते हैं। तो कुल संख्या यहाँ पर अंतिम संख्या कितनी है? 129। तो 129 में हम क्या करेंगे? 5 का भाग देंगे। जितनी बार भाग जाएगा उस संख्या में, तब तक भाग देते रहेंगे जब तक वह संख्या 5 से छोटी ना आ जाए, तब तक हम भाग देंगे। तो 129 में 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10, 2 बचा। यहाँ पर कितना आ गया? 5 5 25, 25 बार पूरा पूरा भाग चला गया। शेषफल से अपने को कोई भी लेना देना नहीं। अब जो हमारा भागफल आया है 25, इसमें वापस से 5 से भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए 25 में 5 से पूरा पूरा भाग चला गया 5 बार। फिर इस 5 में फिर 5 से भाग देंगे तो 5 में 5 का एक बार भाग चला जाएगा, अर्थात इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये 25, 5 और 1 को जोड़ लेंगे तो 25 और 5 और 1 इनको जोड़ेंगे तो 25 5 30 और 1 31, अर्थात 31 शून्यों की संख्या हो जाएगी। हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए इस सवाल नंबर 10 का राइट आंसर रहेगा। ठीक है। चलिए अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम सवाल, सवाल नंबर 11 की। सवाल नंबर 11 दिया हुआ है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक बताना है। तो इस सवाल को बहुत ही सरलता से हम कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, जो ऑप्शन दे रखा है, पहला है 4m+2, इसमें m के स्थान पर यदि हम क्या रख देंगे? 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा 4। 4+2 ये कितना आ गया? 6 आ गया। 6 जो है ये हमारी सम संख्या होगी, अर्थात ये इसका रूप नहीं होगा। ऑप्शन बी को चेक करेंगे तो बी में जो 4m+4 दे रखा है, तो m के स्थान पर 1 रखेंगे तो 4 एकम 4 प्लस 4, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 आ गया। ये भी सम संख्या है, अर्थात यह भी इसका रूप नहीं होगा। अगले विकल्प को देखते हैं तो 4m, तो 4m के स्थान पर 1 रखेंगे तो 4 एकम 4 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 4 और 1 5, और यह संख्या 5 विषम संख्या है, अर्थात आप बता सकते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप जो होगा वो 4m+1 के रूप का होगा। डी ऑप्शन को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें भी अगर अपन m के स्थान पर 1 रखेंगे तो 4 एकम 4 प्लस 6, 4 और 6 10 हो जाएगा, और 10 भी हमारी सम संख्या है, अर्थात इस सवाल नंबर 11 का करेक्ट आंसर जो होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर हमारा विकल्प सी करेक्ट आंसर इस सवाल का रहेगा। तो साथियों इस प्रकार से
आज के इस वीडियो में हमने वर्ग 2 गणित के 11 महत्वपूर्ण सवालों को हल किया। उम्मीद करता हूँ 11 ही सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपको मिल सके। आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे नए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।